नमस्कार दोस्तों, लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जो आप देख सकते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताए थे, लेकिन आज हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है क्या। इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बाद आपको बताएंगे। आइए हम देखते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है क्या। सबसे पहले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दो शर्त होते हैं। पहला शर्त कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो, और दूसरा शर्त कि आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप सुन लीजिए एक बार कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो वह विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में लौट आती है, तो उसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। आइए हम सबसे पहले क्रांति कोण के बारे में देख लेते हैं कि क्रांति कोण है क्या और क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो क्रांति कोण उसे कहते हैं कि ऐसा आपतन कोण, यानी आपतन कोण का बढ़ा हुआ वह मान जिस पर किसी किरण को लाया जाए तो वह न ही अपवर्तित हो और न ही परिवर्तित हो, बल्कि दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाए, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। तो आइए हम फिगर के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं कि क्रांति कोण किसे कहते हैं और क्रांति कोण कहाँ पे, मतलब लाइट को रखे तो कहाँ पे गुजरेगी। आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश माध्यम को अलग करने वाली ये रेखा हुई, और इसके समक्ष एक अभिलंब हमने डाला, अभिलंब डाला, यह हमारा आपतित किरण हुआ। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश जाते ही परावर्तित होगी, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इससे पहले हम आपको बताए थे कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर तब जब भी जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो क्रांति कोण हमने आपको बताया कि ऐसा आपतन कोण, यानी आपतन कोण का बढ़ा हुआ वह मान जिस पर किसी किरण को लाया जाए तो वह न ही अपवर्तित हो और न ही परिवर्तित हो, बल्कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाए। तो देखिए, तो आपतन कोण का बढ़ा हुआ वह मान, तो ये हमारा आपतन कोण हुआ। तो आपको जाहिर सी बात है कि यहां से जब हम किरण यहां गुजार रहे हैं तो अभिलंब से हल्का सा दूर हट जाती है, और आपतन कोण से थोड़ा सा बढ़ा हुआ मान जब हम किसी माध्यम रेखा से गुजारते हैं तो वह ना ही अपवर्तित हो और ना ही परिवर्तित हो, बल्कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाए, दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाए, तो उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। तो इसी को हम क्रांति कोण कहते हैं। इसको हम सी से डोनेट करते हैं, सी से सूचित करते हैं या डोनेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर पर चलते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। हम तो क्रांति कोण के बारे में आपको समझा दिए कि ऐसा आपतन कोण यानी आपतन कोण का बढ़ा हुआ वह मान जिस पर किसी किरण को लाया जाए तो वह ना ही अपवर्तित हो और ना ही परिवर्तित हो, बल्कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाए, तो उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। और इसको हम क्या से डोनेट करते हैं, तो सी से डोनेट करते हैं।
और इसी से हमारा एक अपवर्तनांक निकल कर आता है। अपवर्तनांक निकल के आता है, अपवर्तनांक निकलता है जिसे म्यू हम कहते हैं, और म्यू बराबर होता है 1/sin c होता है। तो आइए अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दो शर्त होते हैं। पहला शर्त ये होता है कि प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, और दूसरा शर्त ये होता है कि आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो वह विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आइए हम फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, ये हमारा सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम। ये हमारा हो गया विरल माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। ये हमारा हुआ आपतित किरण, और ये अपवर्तित होते हुए दिखाई देगी। अभी आप लोगों को बताया कि क्रांति कोण इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा होता है, और क्रांति कोण में प्रकाश ना ही अपवर्तित होती है और ना ही परावर्तित होती है, वो सीधा दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाती है, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। लेकिन हमको बताना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। तो अभी मैंने आपको समझाया कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में वापस लौट जाए, तो उसे हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा हुआ क्रांति कोण। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हम अगर कोई रेखा यहाँ गुजारते हैं तो क्रांति कोण यहाँ से हम गुजारे तो सीधा दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाती है, और इससे हम थोड़ा सा अधिक कर देंगे तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः यह सघन माध्यम में वापस लौट आती है। तो इसी को हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और आपको बता दें कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से कोई भी वस्तुएं चमकीला दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है? चमकीला दिखाई देती है। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछता है, आइए आप उसको डील करते हैं, आपको बताते हैं। आइए अब हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण के बारे में हम आपको बताते हैं। आप उसको लिख लीजिएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण कि हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछता है कि हीरा का चमकना किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और दूसरा कांच में आई दरार, दरार स्टार्ट करते हैं। तीसरा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, माने रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। और चौथा जल में पड़ी परख नली का चमकना, जल में पड़ी परख नली का चमकना। तो यही तीनों चारों से
मतलब प्रकाश से क्वेश्चन पूछते हैं कि हीरा का चमकना किसके कारण, तो प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन कारण। और कांच में आई दरार, ये भी प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन कारण। और जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन। ठीक, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछता है कि हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और कांच में आई दरार किसका उदाहरण है, तो ये भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। और चौथा, जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। पूर्णांतरिक परिवर्तन के बारे में हमने आज बताया, और कल फिर हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज फिजिक्स से, ये प्रकाश का परिवर्तन से इतना ही। और आइए अब हम लोग करंट अफेयर से कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी हर रोज एक दिन कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आइए इस पर नजर डालते हैं। भारत सरकार का आगामी लक्ष्य, ये हमारा हुआ भारत सरकार का आगामी लक्ष्य। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखी है, तो वह 2023 तक निर्धारित किया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा कर देंगे। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे को भारत सरकार कब तक पूरा कर देगी, तो 2023 तक। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है एग्जाम में आप लोगों को कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारत सरकार कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको 2024, मान लीजिए दूसरा में दे दिया 2022, तीसरा में दे दिया 2023 और चौथा में दे दिया आपको 2025। तो अभी हम आप लोगों को बताए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखी है, तो 2023 तक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2023। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और देखिए दूसरा बताते हैं कि उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखी है, तो वह भी 2023 तक रखी है। माने दूसरा उर्वरक को भी आत्मनिर्भर सरकार कब तक बनाएगी, उर्वरक को भी आत्मनिर्भर बनाएगी भारत सरकार, ये भी 2023 तक एक अनुमानता लक्ष्य रखा है कि माने 2023 तक हम इसको पूरा कर देंगे। और तीसरा, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य, वो भी भारत सरकार 2023 तक रखा है। और सबके लिए आवास मुहैया कराना, या गरीब हो या अमीर हो, किसी के लिए भी आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भारत सरकार एक अनुमानता समय रखा है कि 2024 तक हम उसको पूरा कर देंगे। ठीक, तो हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ कि सबके लिए आवास कब तक करा देगी ये भारत सरकार, 2024 तक। और चौथा, हर घर में नल जल, सबके घर में नल जल, यह भी भारत सरकार 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और सड़क दुर्घटनाओं में 50% कम करने का लक्ष्य, यह भी सरकार 2024 तक रखी है कि सड़क दुर्घटनाएं 50% कम कर देंगे। ठीक, तो वह सड़क दुर्घटना 50% कब तक कम करने का लक्ष्य रखे हैं, सड़क दुर्घटना 50% कम करने का लक्ष्य, वो भी ये 2024 तक रखे हैं। तो
भारत सरकार ये वो निर्धारित समय रखा है कि इसको हम इतना तक पूरा कर देंगे अनुमानतः। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कब तक पूरा करेंगे? तो 2023 तक। और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बना देंगे कब तक? 2023 तक। और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ देंगे कब तक? 2023 तक। और सबके लिए आवास मुहैया करा देंगे कब तक? 2024 तक। और सबके घर में नल जल की सुविधाएं 2024 तक पूरा कर देंगे। और सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखे हैं। और इससे आगे हम देख लेते हैं। और सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखी है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे। तो वो भी आपको बता देते हैं हम कि ऑप्टिकल फाइबर ये आपको भारत सरकार 2025 तक हर गांव में बिछवा देगी। इससे आगे देखते हैं कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखी है कि भारत को टीबी मुक्त बना देंगे। तो वो 2025 तक रखी है। यानी टीबी मुक्त भारत को कब तक बना देंगे? ये 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बना देंगे। और इससे आगे देख लेते हैं विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य ये हमारा भारत सरकार कब तक रखी है? 2030 तक। और HIV एड्स से पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य HIV एड्स को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे कब तक? 2030 तक। एक अनुमानित डेट है कि 2030 तक HIV एड्स पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन यह भी 2030 तक। तो नेक्स्ट मलेरिया का उन्मूलन यह भी भारत सरकार 2030 तक रखी है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। हर कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे डाल दे रहा है कि HIV एड्स को कब तक खत्म करेंगे? 2030 तक। मलेरिया का उन्मूलन कब तक? 2030 तक। तो विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था वो भी 2030 तक। और टीबी मुक्त भारत को कब तक बनाएंगे? तो 2025 तक। ये सब क्वेश्चन हर दिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से ताकि आपको एक नंबर कंफर्म हो जाए। और आपको हम बता दे रहे हैं कि कल फिर हम एक वीडियो करंट अफेयर से और प्रकाश के प्रकीर्णन से बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।